मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं V4U। हम पढ़ने वाले हैं लिपिनकोट का 7वां क्वेश्चन, जो कि ये है। अ 20-year-old नल्ली ग्रेविडा क्लाइंट एक्सप्रेस हिज फील डिज़ायर टू लर्न मोर अबाउट द सिम्टोथर्मल मेथड। एक 20 साल की नल्ली ग्रेविडा फीमेल है। नल्ली ग्रेविड का मतलब जो अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई है, वो जानना चाहती है सिम्टोथर्मल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के सिम्टोथर्मल मेथड के बारे में जानना चाहती है। तो बताइए इनमें से कौन सा टीचिंग प्लान उसके लिए बेस्ट रहेगा। क्या उसको सिम्टोथर्मल मेथड के बारे में हम और क्या चीज़ बता सकते हैं, तो इनमें से कौन सी बात सही है सिम्टोथर्मल मेथड के बारे में वो बतानी है। पहला देखिए, इसके फेलियर के चांसेस 50% हैं। बिल्कुल गलत। सिम्टोथर्मल मेथड एक नेचुरल मेथड है, ठीक है। इसके फेलियर के चांसेस मैक्सिमम 20% या 30% से ज़्यादा नहीं होते। फेलियर के चांसेस इसके 20 से 30% तक हो सकते हैं, तो 50% फेल होता है, ये बात तो बिल्कुल गलत है। कपल मस्ट अब्सटेन फ्रॉम कोइटस फॉर 5 days आफ्टर द मेंसेस। कपल को 5 दिन मेंसेस के बाद कोइटस एक्ट नहीं करना है या अब्सटेन करना है। तो बताओ मुझे भैया, अगर किसी को फैमिली प्लानिंग करनी है मेंसेस यानी ब्लीडिंग फेज के 5 दिन के बाद, वो अगर नहीं करेगा, कोइटस एक्ट नहीं करते, तो क्या ये फैमिली प्लानिंग कर सकता है क्या? बिल्कुल गलत बात। अगर उन्हें अब्सटेन करना ही है तो जब तक ओवुलेशन नहीं होता या फिर ओवुलेशन से पहले या ओवुलेशन के बाद, वहाँ पे अब्सटेन करना चाहिए ना। तो मेंसेस फेज के बाद करके क्या फ़ायदा? मेंसेस फेज के बाद अगले 10 दिन तक 5 दिन तक कर लिया तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ओवुलेशन तो 14 दिन तक होता है, 14 days तक होता है, कभी कभी 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। तो यहाँ पे कपल को अब्सटेन करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। चौथा आंसर देखो पहले, तीसरा बाद में पढ़ेंगे। मेल पार्टनर यूजेस कॉन्डम फॉर सिग्निफिकेंट इफेक्टिवनेस। बिल्कुल सही बात तो ये कह रहा है कि अगर हम इस मेथड के साथ, सिम्टोथर्मल मेथड के साथ साथ कॉन्डम भी यूज़ करें तो ये इफ़ेक्टिविटी को बढ़ा देगा, मतलब प्रेगनेंसी होने के चांसेस और कम हो जाएंगे। ये बात कह तो बिल्कुल सही रहा है, लेकिन सिम्टोथर्मल मेथड यूज़ करने का मतलब है एक नेचुरल मेथड को यूज़ करना फैमिली प्लानिंग के लिए, या फिर कंसीव को रोकने के लिए नेचुरल मेथड यूज़ कर रहे हैं, जबकि कॉन्डम एक बैरियर मेथड है, ये नेचुरल मेथड के अंदर नहीं आता। तो नेचुरल मेथड के साथ मेल पार्टनर कॉन्डम का मतलब है नेचुरल मेथड यूज़ नहीं कर रहे, ये नेचुरल मेथड तो नहीं है। तो इसीलिए कॉन्डम यूज़ करने से हाँ इफ़ेक्टिविटी बढ़ सकती है, पर कुछ लोग केवल नेचुरल मेथड को ही प्रेफर करना पसंद करते हैं। तो तीसरा आंसर भी गलत। सर्वाइकल म्यूकस इज क्लियरली मॉनिटर फॉर द चेंजेस। बिल्कुल। अब ये आंसर देखो, तीसरा वाला सर्वाइकल म्यूकस। तो सिम्टोथर्मल मेथड होता क्या है बता देते हैं आपको। सिम्टोथर्मल मेथड एक नेचुरल मेथड है। इसमें सिम्टो मतलब कुछ सिम्टम्स देखे जाते हैं, और थर्मल का मतलब टेम्परेचर चेक किया जाता है। ओवुलेशन के टाइम पे हम चेक कर लेते हैं ओवुलेशन के सिम्टम तो नहीं आ रहे। अगर ओवुलेशन के सिम्टम्स आ रहे हैं तो हम वहाँ पे कोइटस एक्ट को रोक देते हैं, जिससे कि ये एक नेचुरल मेथड का काम करता है। जैसे ही ओवुलेशन हो गया या होने वाला है तो हमें कुछ सिम्टम्स पता चल जाते हैं, जैसे सर्विक्स का जो म्यूकस है ना वो थिक हो जाता है। तो सर्विक्स का म्यूकस हमको चेक करते रहना पड़ता है, पहली बात तो ओवुलेशन के टाइम पे, जिससे हमें पता लग जाए ओवुलेशन हो गया है और हम फैमिली प्लानिंग वहाँ पे कोइटस एक्ट को रोक दें। कोइटस एक्ट रोकने से क्या होगा कि कंसीव नहीं करेगी फीमेल। और दूसरा है बेसल बॉडी टेम्परेचर को चेक करके भी हम कर सकते हैं। ओवुलेशन से पहले टेम्परेचर को चेक करना और सर्वाइकल म्यूकस को चेक करना, यही आता है सिम्टोथर्मल मेथड के अंदर। तो यहाँ पे लिखा है सर्वाइकल म्यूकस को चेक करेंगे। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर 3, सर्वाइकल म्यूकस इज क्लियरली मॉनिटर फॉर द चेंजेस। चलिए 8वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। बिफोर एडवाइजिंग 24-year-old client desiring oral contraceptive for family planning, the nurse would assist the client for sign and symptom of which of the following। क्या पूछ रहा है? जब भी हम किसी भी एक फीमेल है 24 साल की, उसको हम क्या कर रहे हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस कर रहे हैं फैमिली प्लानिंग के लिए, तो नर्स वुड असिस्ट द क्लाइंट फॉर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ विच फॉलोइंग।
नर्स को ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव देने से पहले क्या चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए? मतलब कौन सी ऐसी बात होगी इनमें से नर्स को ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं देनी है? देखिए, सबसे पहले लिखा है एनीमिया। तो मुझे एक बात बताइए, क्या एनीमिया में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव देंगे या नहीं देंगे? एनीमिया फीमेल में कॉमन रहता है क्योंकि मेंसेस के टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है। क्लियर है? अब मैंने दे दी उसको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, तो ओसीपी देने के बाद मेंसेस साइकिल रुक गई, मेंसेस साइकिल स्टॉप हो गई, तो स्टॉप होने से एनीमिया को तो बचा रहा है, ये एनीमिया से प्रिवेंट कर रहा है या ब्लड लॉस को बचा रहा है, तो एनीमिया में तो हम दे सकते हैं। इसके बारे में इसको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को एनीमिया हो रहा है तो उसको हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल दे सकते हैं। अगला आता है एक्ने वल्गैरिस। एक्ने हो सकते हैं कि नहीं? तो ओसीपी की एक खास बात है, ओसीपी लेने वाली फीमेल्स में एक्ने की प्रॉब्लम कम से कम देखने को मिलती है। तो एक्ने अगर किसी को हो रहे हैं तो भी हम दे सकते हैं क्या? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। डिसमेनोरिया, डिसमेनोरिया के अंदर भी ये देखा गया है कि डिसमेनोरिया के अंदर जो पेन होता है, पेन को भी डिक्रीज़ करने का काम करेगा। अरे डिसमेनोरिया तो तब होगा जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी, और ओसीपी लेने से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होगी तो डिसमेनोरिया भी कम होगा, पेन भी डिक्रीज़ होगा। तो अगर किसी को डिसमेनोरिया हो रहा है, एक्ने वल्गैरिस हो रहा है या एनीमिया हो रहा है, ये तीनों कंडीशन में हम ओसीपी दे सकते हैं। लेकिन ओसीपी की खास बात ये है, ये ब्लड के प्रेशर को बढ़ाती है। तो अगर किसी पेशेंट को पहले से ही हाइपरटेंशन हो रहा है, उसमें ओसीपी को अवॉइड किया जाता है। यही चीज़ हमको चेक करनी होती है। अगर किसी फीमेल में हाइपरटेंशन वाला फीमेल है तो उसके अंदर कभी भी आपको क्या नहीं करना, हाइपरटेंसिव वाले पेशेंट के अंदर कभी भी आपको ओसीपी को देने से पहले देख लेना है कि कहीं पेशेंट को हाइपरटेंशन तो नहीं है। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का हाइपरटेंशन। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आफ्टर इंस्ट्रक्टिंग अ 20-year-old नली ग्रेविडा क्लाइंट अबाउट एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का एडवर्स इफेक्ट, द नर्स डिटरमाइन फर्दर इंस्ट्रक्शन इज नीडेड। मतलब कोई गलत बात बोल दी है, तो कौन सी ऐसी गलत बात बोली है एडवर्स इफेक्ट के बारे में? इन चारों में से, ओसीपी के बारे में इन चारों में से कौन सी गलत बात है वो बताना है आपको। मतलब कौन सी नेगेटिव क्वेरी है। वेट गेन, ओसीपी की वजह से क्या क्या होता है देख लेते हैं। तो ओसीपी की वजह से पहली बात तो वेट गेन हो सकता है, बिल्कुल वेट ज़्यादा बढ़ता है, देखा गया है ओसीपी लेने वाले फीमेल्स में वेट बढ़ जाता है। तीसरा, हेडेक भी हो सकता है, हेडेक बढ़ता है। कार्डियक डिजीज़ या पल्मोनरी डिजीज़ होने के भी चांसेस रहते हैं। क्लियर है? और नोज़िया, वॉमिटिंग जैसी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। लेकिन ओवरी के कैंसर के चांसेस, ओवरी का कैंसर और एंडोमेट्रियल या फिर यूट्रस के कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। मतलब ओसीपी लेने वाली फीमेल्स में ये देखा गया है कि ओवेरियन कैंसर होने के चांसेस कम हैं, लेकिन ये बोल रहा है ओवेरियन कैंसर हो सकता है। अगर ओवेरियन कैंसर हो सकता है तो भैया ये बात तो बिल्कुल गलत होगी। ओवरी का कैंसर तो कम करता है, तो ये बात होगी बिल्कुल गलत। ये बात क्या होगी? बिल्कुल गलत होगी। ओवेरियन कैंसर यहाँ पे नहीं हो सकता। तो यहाँ पे नीड फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन, अगर पेशेंट कह रहा है कि इसकी वजह से ओवरी का कैंसर होगा तो ये बात बिल्कुल गलत है। हम यहाँ पे सही आंसर होगा हमारा, ओवेरियन कैंसर ओसीपी की वजह से नहीं होता, उसके चांसेस कम से कम होते हैं, इस बात का ध्यान रखें। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ 22-year-old नली ग्रेविडा क्लाइंट टेल्स द नर्स दैट शी एंड her husband have been consider using condom for family planning. Which of the following instructions should be the nurse conclude about the use of condom method for family planning? क्या पूछा जा रहा है? एक 22 साल की फीमेल है, नली ग्रेविडा फीमेल। नर्स दैट शी एंड हर हस्बैंड हैव बीन कंसिडर यूजिंग कॉन्डोम फॉर फैमिली प्लानिंग। तो कौन सा इनमें से इंस्ट्रक्शन देना चाहिए नर्स को कॉन्डम के बारे में? कॉन्डम के बारे में कौन सी बात बतानी चाहिए नर्स को कपल्स को? तो क्या कॉन्डम के बारे में कौन सी सही बात बताएगी? देखो लास्ट से शुरू करते हैं। कॉन्डम यूज़र्स कॉमनली रिपोर्ट पिनाइल ग्लैंड सेंसिटिविटी। जो भी कॉन्डम ज़्यादा यूज़ करते हैं उनको पिनाइल ग्लैंड की सेंसिटिविटी रहती है। देखो
रहती तो है लेकिन कॉमनली नहीं रहती। कुछ कुछ पेशेंट में ऐसा देखा गया है कि उनमें क्या रहता है, पिनाइल ग्लैंड की सेंसिटिविटी रहती है, लेकिन कॉमनली वर्ड इसने यूज़ कर लिया तो ये बात बिल्कुल गलत है। कुछ ही पेशेंट में रह सकता है, लेकिन कॉमनली मतलब हर एक में होता है, तो ये बात गलत है। टिपिकल फेलियर रेट फॉर कपल कॉन्डम इज़ अबाउट 25%। आपको नहीं लग रहा 25% फेलियर रेट कॉन्डम का ज़्यादा हो गया कुछ? केवल 12 से 14% फेलियर के चांसेस रहते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल गलत हो गई। कॉन्डम के फेलियर के चांसेस 12-14% के आसपास रहते हैं, 25% तो बिल्कुल गलत है। अगला, नेचुरल स्किन कॉन्डम प्रोटेक्ट अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। दूसरा वाला देखो तो आपको बता दूं, जो लेटेक्स कॉन्डम रहते हैं या फिर स्किन वाले कॉन्डम रहते हैं, इन कॉन्डम्स की खास बात क्या होती है कि इनके अंदर आसानी से वायरल इन्फेक्शन फैल सकता है। ये वायरल इन्फेक्शन को प्रिवेंट नहीं कर सकते, इतनी पतली मेम्ब्रेन होती है इनकी कि वायरस आर पार जा सकता है। तो ये कह रहा है नेचुरल स्किन कॉन्डम्स जो होते हैं वो एसटीडी से प्रिवेंट करते हैं, बिल्कुल गलत बात है। वायरस पास हो सकता है ऐसे कॉन्डम से। लेटेक्स कॉन्डम एलर्जी भी करते हैं और इनसे वायरस भी पास हो सकता है, तो ये तीनों बातें तो हो गई गलत। सही बात क्या होगी? यूजिंग अ स्पर्मिसाइड विद द कॉन्डम ऑफर्ड एडेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द प्रेगनेंसी। अगर हम कॉन्डम के साथ साथ स्पर्मिसाइड भी यूज़ करते हैं तो ये प्रेगनेंसी में और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, प्रेगनेंसी को प्रोटेक्ट करने में और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। देखो, कॉन्डम के साथ साथ स्पर्मिसाइड यूज़ करेंगे तो वो और ज़्यादा क्या होगा, और ज़्यादा हेल्पफुल होगा प्रोटेक्शन करने में। किसके तो प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने में ज़्यादा हेल्प करेगा। आज के क्वेश्चन यहीं तक। तो आपको सेशन कैसा लग रहा है, समझाने का तरीका, या कोई और एड ऑन चीज़ें चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।